तो यहाँ समझिए जरा इस जगह पे कि दो टाइप का यहाँ पर हमने एंट्री बताई है, जो दोनों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हर एक टाइप की कंपनी, छोटी छोटी बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर यूज होता है। कोई डाउट पूछे? ऐसे तो मुझे पता क्या लॉजिक मैंने तो लगाया, जैसे हाँ प्रोविजन का बनाते हैं ना, हाँ, इसमें प्रोविजन की जगह बस। एक्सपायर्ड वाला लगाना और क्या, पड़ता है। बहुत बहुत से चला गया। देखो जो था प्रोविजन वहां कहाँ चला जाता, इधर टिकट लाइबिलिटी की तरफ, वो लेके क्योंकि चला सीआर जाता किया है। था और एडवांस दिया तो इधर चला गया। अरे होना कुछ नहीं है, इसी के अंदर घूमना है। जब एक बार दिमाग में सेट हो जाता है ना इधर को उधर, तो समझिए कुछ नहीं है, एकदम खिलौना में लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे मैं खेल रहा हूँ किसी से, बस। और कुछ नहीं। अकाउंटिंग में इतना आसान है कि पूछो मत, नहीं इतना नहीं। इतना ही आसान है। इसको बस समझिए आसान के तरह के तरह, बिल्कुल आसान। तेरे मोदी की वजह से हुआ है सब कुछ, वरना अच्छा था तुम कॉलेज जा रहे थे, पढ़ रहे होते ना रेगुलर बेसिस पे, तो मेरा दिमाग खराब नहीं। अच्छा, हाँ, तो तो मोदी ने बोलते दिमाग खराब कर दिया। मोदी को वोट दे दूंगी इस बार। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इसको तो मैंने एडवांस बता दिया। अब हम लेके चलते हैं अगला प्रोविजन की तरफ कि नेक्स्ट किस प्रकार के प्रोविजन का जन्म होता है। तो सुनिए, पहला प्रोविजन का जन्म हुआ एक्सपेंसेस के लिए, जो आपने देख लिया। अब हम सेकेंड प्रोविजन का नाम ले रहे हैं, जिसका नाम है बैड डेब्ट्स की प्रोविजन। ये बैड डेब्ट्स क्या होता है, और सुना होगा, पैसा डूब गया, दैट इज द बैड डेब्ट्स। और डूब जाने की संभावना, दैट इज प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, पॉसिबिलिटी टू बैड डेब्ट्स। ये कैसे पता है? देखिए, अकाउंटिंग रूल के हिसाब से, अकाउंटिंग रूल के हिसाब से सरकार ने बना रखा नियम कि किसी को अगर सामान बेचते हो और अगर उसने 6 महीने तक लटका के रखा, पैसे नहीं दे रहा आपको, यानी अंतिम बिलिंग जहां हुई है, लास्ट बिल जो हुआ है उस पार्टी के साथ, लास्ट बिल डेट से लेकर के अब तक, आज तक, अगर 6 महीने से ओवर हो चुका, तो इसके बीच में तो कई बार तगादा किए होंगे आपने, मेल किया होगा, फोन किया होगा, गाली दिया होगा, भर भर के दिया ही होगा, पता, पक्की बात है। ठीक है, रात में भी बोला कि बोला होगा कि उसने नहीं दिया, भाई पैसे तो सिंपल सी बात है ना, कि है, सब किया होगा, वो सब जायज है। सर अब कहते हैं, नियम कहता है कि 6 महीने से क्रॉस कर गया, अब आ रहा है 31 मार्च, तो 31 मार्च को अब ये मान के चलो कि शायद ये नहीं देगा। ये भी नहीं बोल रहा है कि नहीं दूंगा, फोन नहीं उठाता है, बोलता है अभी तंगी चल रही है, दे दूंगा, ऐसा बोल रहा है। तो इसको मानिए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, यानी कि डूब जाने की संभावना अब लग रही है, कि लगता है डूब जाएगा। लेकिन एक साल नहीं हुआ, क्योंकि बैड डेट्स एक करंट एसेट्स है, और करंट एसेट्स का टाइम पीरियड होता है 1 ईयर का। तो एक साल जैसे ही पूरा हो जाए, अब तो भूल जाओ, अब ये बैड डेट्स है, खत्म। ये तो चलो नियम हुआ, कि सारांश में हुआ कि 6 महीने से कोई आउटस्टैंडिंग खड़ी है, पैसा नहीं आया है, तो उसका मानिए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और जैसे ही एक साल पूरा हो जाता है, उसको पूरा मान लीजिए बैड डेट्स। ये तो हुआ थ्योरी। अब इसको इम्प्लीकेशन करके दिखाते हैं क्या होता है। सुनिए, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसने माल बेचा है पीएनक्यू लिमिटेड को 1 लाख रुपए का। यह 17 जुलाई 2020 की कहानी है। 31 मार्च 21 खत्म हो गया, अभी तक नो एनी अमाउंट रिकवर्ड। 31 मार्च होते होते देख लीजिए कि 6 महीने से ऊपर चला गया। जुलाई था ना, 17 जुलाई को बेचा, तो जुलाई से लेकर के मार्च तक बात करेंगे, तो 6 महीने से ऊपर चला गया। मैनेजमेंट ने अब मान लिया, मान क्या लिया, रूल के हिसाब से मानना ही पड़ेगा कि बैड डेट्स का प्रोविजन है। अब कितना कितना डूबा मान लेते हैं, तो माना कि यार अभी तो बोला नहीं है, तो अभी कुछ अमाउंट मान लो। तो मैनेजमेंट करती है डिसाइड कि 10% उसने मान लिया कि 10% इसका पैसा डूब जाएगा, ऐसा मान के चलते हैं। तो क्या करेंगे? तो पहले एंट्री 17 जुलाई को जब माल बेचा था, तो सेल को क्रेडिट किया और पीएन को डेबिट किया। बीच में आउटपुट होता है, आउटपुट क्रेडिट करते हैं, पर ठीक है, मैं केवल सेल की तरफ ले चल रहा हूँ। तो पार्टी डेबिट कर दी और सेल क्रेडिट कर दिया, सेल डेटर बना लिया, इफेक्ट में एंट्री पास हो गई। अब हुआ क्या कि मांगते चले गए, पैसा नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, मार्च खत्म हुआ। मार्च तारीख में क्या करना है, बनाना है आपको प्रोविजन, ये सोचते हुए कि पैसा डूब जाएगा। इस लिहाज से पीएल को डेबिट कर लीजिए, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर लीजिए। कितने से? 10,000 से। यानी ऑल लॉसेस और डेबिटेड, तो अलग से लिखना नहीं है आपको, बस पीएल को डेबिट कर लीजिए 10,000 से, और इसके अगेंस्ट में खड़ा कर लीजिए प्रोविजन।
यानी पीएल डेबिट और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को क्रेडिट कर लें। ये करना पड़ेगा आपको 31 मार्च के। डूब जाने की संभावना लगा दी आपने और खर्चा बन गया जाकर 10,000 वहां पर। अब क्या करेंगे? अब केस मतलब इतना ही करना है आपको, मतलब कि 6 महीना बीत गया, 6 महीने के बाद यही करना है आपको कि सेल की एंट्री करा, इसके बाद एक बना दी प्रोविजन, बस इतना ही करना था आपको। अब क्या होने वाला है? फिर भी आप मांगते रहेंगे, वो तो सिलसिला चल रहा है। तो अब क्या हुआ, 2 मई को पता नहीं क्या हो गया, उसने पूरे अमाउंट दे दिए। हो भी सकता है, बड़ी बात नहीं, गुंडे भेज दीजिए, देखिए दे देगा पूरा। मैंने भेज दिया, दे दिया पूरे पैसे। पूरे पैसे देगा तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट, पार्टी क्रेडिट, खत्म। और जो हमने बना रखा था प्रोविजन, ये जाके डिलीट नहीं मारेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, पीएल क्रेडिट कर देंगे और बैडर्स के प्रोविजन को डेबिट कर देंगे। तो क्या होगा, खत्म हो गया ये खर्चा, ये इनकम बढ़ गया। प्रोविजन सीआर था वो डीआर हो गया, जीरो हो गया। तो प्रोविजन तब मरता है जब इसका रिजल्ट आउट हो जाता है। जैसे ऊपर में देखिएगा, प्रोविजन की मृत्यु तब हुई जब बिल आ गया। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सीआर किया था, बाद में डीआर कर दिया। तो प्रोविजन सीआर से डीआर तब बनता है जब इसके अगेंस्ट में रिजल्ट आउट हो जाता है। रिजल्ट ही आ गया ना, बिल आ गया। तो यही कहानी यहाँ भी है कि भाई रिजल्ट आउट हो गया कि पूरे पैसे आ गए, तो अब किस बात का प्रोविजन? तो अब इसको खत्म कर लीजिए। केस 1 खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम पूछिए नहीं। अब केस नंबर 2, हो सकता है पूरा पैसा ना आए, तो व्हेन होल अमाउंट एज बैड डेट्स, बीतता चला गया समय, मैंने कहा ना 6 महीने से ऊपर से गुजर गया, अब पैसा नहीं आएगा। नहीं आएगा तो हमने बनाया था लॉसेस केवल 10,000 से, अब आपको 90,000 से डेबिट करना है बैड डेट्स। हाँ, यानी ऑल एक्सपेंस आर डेबिटेड, तो बैड डेट को डेबिट कर लो 90,000 से। इसके अगेंस्ट में खड़ा करो जो खड़ा किया था प्रोविजन, यहाँ पर सीआर, उसको आप डेबिट कर दीजिए। यहाँ पर हमने कर दिया डेबिट, यानी बैड डेब्ट डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट, सॉरी डेबिट, तो जीरो हो गया यहाँ पर। अब दोनों मिलाकर पार्टी को रखना ही ना था, पार्टी तो खत्म करना है, तो पार्टी को पूरे का पूरा 1 लाख से क्रेडिट कर दीजिए। हो गया, यानी लॉसेस डेबिट हो गए, प्रोविजन खत्म हो गया, पार्टी खत्म हो गई। ये हुआ तब जब 1 रुपये भी पैसा रिकवरी नहीं होगा तब। अब केस नंबर 3, 88% अमाउंट रिकवर्ड किया गया, 88%। जब 88% अमाउंट रिकवर्ड हुआ तो क्या करें? बस सिंपल सी बात है कि बैंक डेबिट करिए 88,000 से, क्योंकि 1 लाख में से 88% गया तो ठीक है ना, 88,000 रुपये चाहिए, 88,000 रुपये आ गया मेरे पास। पार्टी खत्म करिए पूरे से, क्योंकि पार्टी से लेना नहीं है। प्रोविजन खत्म करिए क्योंकि रिजल्ट आउट हो गया। और अब सोचिए कि क्या हुआ आपके साथ, आपके साथ 2,000 का एक्स्ट्रा लॉस हो गया, उससे अगेन बैड डेट्स करेंगे। डन। अब केसेस अगला ले रहे हैं, हो सकता है कि कम रिकवरी हुआ बट थोड़ा लॉस हुआ, 98% रिकवर हुआ। बैंक को डेबिट करिए 98,000 से, पार्टी क्रेडिट करिए, पूरे खत्म करिए, अगेंस्ट प्रोविजन खत्म करिए, और इसके अगेंस्ट पीएल को क्रेडिट कर लीजिए। क्यों करें क्रेडिट? क्योंकि देखिए 10,000 से हमने लॉस माना था, बट अब लॉस कितना हुआ, मात्र 2,000, तो 8,000 इनकम बनाना पड़ेगा ना, रिवर्सल करना पड़ेगा ना, इसीलिए। अब अगला केस, 90% अमाउंट रिकवर्ड हुआ, पैसा बैंक में कितना आएगा, 90,000, पार्टी खत्म करेंगे और साथ साथ खड़ा करेंगे प्रोविजन, क्योंकि प्रोविजन हमने उतना ही खड़ा किया था, तो हमें एक्स्ट्रा बैड डेट्स या पील की जरूरत नहीं पड़ी हमें, तो ये काम खत्म। अगर आप इसे करेंगे घर पे ढंग से, अभी समझ में आ गया तो अच्छी बात है, पूछना है तो डॉट पूछिए, अदरवाइज आप ऊपर नीचे ऊपर करने का तरीका समझ में आ जाएगा। मतलब इसमें किया कुछ नहीं हमने, इसमें सेल की एंट्री करी, सेल के बाद हमने खड़ा कर लिया प्रोविजन 10,000 का। इसके बाद जैसे रिजल्ट आया, पूरे पैसा आया, तो पैसे लेकर पार्टी खत्म किया। मतलब एक ही मकसद है हमारा हर केस में कि पार्टी को जीरो करना है। तो पार्टी जीरो कैसे होगी, पीएनक्यू को सीआर करना जीरो होगा, और प्रोविजन को मारना है तो प्रोविजन को सीआर से डीआर करना है। बस ये 2 मकसद लेके चलिए, 2 तलवार मारिए, प्रोविजन को डीआर करिए 10,000 से, और पीएनक्यू को डीआर से तो सीआर करिए पूरे से 1 लाख से। और बीच में क्या हो रहा है देख लीजिए, पैसा आ रहा है कि कम आ रहा है, कि एक्स्ट्रा बैड डेट्स खड़ा करना पड़ रहा है या पील खड़ा करना पड़ रहा है, उसको यूज कर लीजिए। यही किया बस,
और कुछ भी इसके अंदर नहीं। चलो रोशन, कुछ पूछना है आपके यहाँ? कुछ पूछना है? अदरवाइज घर पे आराम से देखिए इसको। नहीं ना, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो ये जो प्रोविजन के बैड डेट देख रहे हैं, ये भी हर एक कंपनी के अंदर फॉलो होता है, जहां की थोड़ा लिबरल पॉलिसी है पैसों लेने के लिए। अदरवाइज अगर पॉलिसी टाइट रखते हैं आप कि भैया हम तो पहले एडवांस ही लेते हैं पार्टी से, तो एडवांस ही लोगे तो फिर बैड डेट्स कहाँ से होगा? कोई मतलब बनता नहीं है। या मान लीजिए 80% एडवांस लेते हैं, बाकी देखा जाएगा, तो दे ही देगा कोई भी, 20% क्यों रखेगा पैसा? तो ये कहानी है। बट कोरोना काल में ऐसे कई केसेस हुए हैं और पहले भी होते रहे, ऐसा नहीं है। तो ये भी आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है आपके लिए। ठीक, अब मैं चलता हूं आगे लेकर के। यहाँ पर अगला है आपका प्रोविजन का इनकम टैक्स की प्रोविजन। समझते हैं। देखिए, हर एक कंपनी इनकम कमा रही है तो टैक्स बनेगा, तो उसकी प्रोविजन बनाई जाती है। कैसे? एग्जांपल दे रहा हूं। एबीसी लिमिटेड ने एक एडवांस टैक्स 1 लाख रुपए 15/12/2020 को उसने पेड किया, जो 2020-21 के पेड किया। समझिए, सन 2020-21 खत्म हो गया, उसमें उसने 1 लाख रुपए एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स होता क्या है? एडवांस टैक्स होता है कि आप कंपनियां कमाते कमाते में ही बीच बीच में टैक्स जमा करते रहती है, थोड़ा थोड़ा करके, उसे बोलते हैं एडवांस टैक्स। ये कंपलसरी भी है जमा करना। अगर 10,000 से ज्यादा का टैक्स बनने का अनुमानित है तो आप ये टैक्सेस आपको बीच में ही, मिड में ही आपको जमा करना होगा। इसे बोलते हैं एडवांस टैक्स। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते 1 लाख रुपए जमा कर दिया 15/12/2020 तक। इसके बाद 20-21 जो है खत्म हो गया और अब ऑडिट हुआ इस साल 21-22 में। तो ऑडिटर ने एक टैक्स निकाला 1,10,000 की, और ऑडिट की अंतिम तारीख होती है सितंबर 30। ये बात अलग है कि इस बार के लिए बढ़ बढ़ के आपके 15 मार्च तक कर दी गई है, ये अलग मुद्दा है। पर नॉर्मल तारीख होती है रिटर्न फाइलिंग करने के लिए कंपनियों का, ऑडिट वाले का, सितंबर 30 तक। तो सोचिए क्या हुआ। आपने 20-21 में कमाते कमाते टैक्स कंपनी जमा कर दी 1 लाख रुपया। सितंबर तक ऑडिट होनी है, उसमें टैक्स ऑडिटर ने बोला 1,10,000 का उन्होंने टैक्स बनाया। अभी तो वेरिएशन हो गया जी 10,000 का, क्या करा जाए? तो सुनिए, जब ये एडवांस टैक्स डिपॉजिट करते किया था हमने बीच में, तो उसके एंट्री बताते हैं क्या होगा। एडवांस टैक्स एक असेट्स है, हम एडवांस में जमा करते हैं, उस लिहाज से एडवांस टैक्स को डेबिट करिएगा 1 लाख से और बैंक क्रेडिट करिएगा 1 लाख से। एडवांस टैक्स लिख करके ब्रैकेट में साल लिखना है 20-21। इससे ये पता लगेगा कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 में ये एक्सपेंसेस होने वाले हैं। ठीक, तो ये हमने एक्सपेंसेस है हमारे पास, लेकिन इस साल का है, एडवांस में भी रखा है। इसके ग्रुप रखेंगे लोन एडवांस असेट्स के अंदर और बैंक क्रेडिट करेंगे, पेमेंट में कर देंगे। यानी जब जब एडवांस टैक्स पे करेंगे, एडवांस टैक्स को डेबिट करके और बैंक क्रेडिट करना है, ग्रुप ये रखना है। अब मार्च आ गया, मार्च में क्या करिएगा कि आपको जो ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट ने बताया 1,10,000 की, उसका बनाएंगे प्रोविजन। इनकम टैक्स को डेबिट करिएगा 1,10,000 से, और नीचे में करेंगे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स को क्रेडिट करेंगे 1,10,000 से। ये एंट्री होगी तो 31 मार्च की, ध्यान रखिएगा। बट पता कब चला? 30 सितंबर को। सितंबर 30 को पता चला, लेकिन बैक आकर के बैक डेट में आपको एक एंट्री करनी पड़ेगी, ये वाले इनकम टैक्स डेबिट और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स क्रेडिट करना पड़ेगा आपको। अंडर ग्रुप चला गया, प्रोविजन के अंदर चला गया ये। अब इसके बाद क्या हुआ है तो ध्यान रखिए। अब प्रोविजन खड़ा हो गया, अब इसके बाद यहाँ पर वेरिएशन आ गया 10,000 का, देखिएगा 10,000 का। ये 10,000 रुपए देख रहे हैं, ये हमें टैक्स जमा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि जब ऑडिटर का जो समय उन्होंने बताया 30 सितंबर को जमा करना है, तो 30 सितंबर को हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 10,000 का जो अंतर आ रहा है यहाँ पर टैक्सेस का, वो हम अब जमा करेंगे। यानी जमा करेंगे तो बैंक को हम ये करेंगे क्रेडिट 10,000 से, और जब नेक्स्ट ईयर जमा करते हैं उस टैक्स को, बचा हुआ टैक्स को, तो उसका नाम डालते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोला जाता है। यानी समझ लीजिए कि जिस साल कमा रहे हैं उसी साल टैक्स जमा करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं एडवांस टैक्स, और नेक्स्ट ईयर में बोलते हैं हम लोग सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोलते हैं। उसी साल का टैक्स अगले साल जमा करेंगे तो कहलाता है। तो अगले साल 10,000 जमा करना है टैक्सेस को, तो आप उसे बोलेंगे कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। ये हो गई आपकी एंट्री। यानी पहले हमने एडवांस टैक्स जमा किया, बैंक क्रेडिट कर दिया, फिर ऑडिटर ने बोला कि भैया 1,10,000 का टैक्स बनता है, उससे खर्चा में डाल दिया, इनकम टैक्स डेबिट कर दिया 1,10,000 से, और
प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बना दिया हमने 1,10,000 से। अब क्या हुआ, 10,000 बचा हुआ टैक्स जमा करेंगे, सितंबर 30 को जमा कर रहे हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे, इसका ग्रुप रखेंगे करेंट एसेट्स के अंदर। अब बस एंट्री हो गई। अब इंतजार हो रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस का। इन नोटिस ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि असेसमेंट की नोटिस आती है कि जो आपने रिटर्न भरी है सही है या गलत है, या कुछ ज्यादा तो नहीं निकल रहा है, कम तो नहीं हो रहा है। तो ये 143 सबसेक्शन 1 की नोटिस है, जिसके अंतर्गत हमें देखना पड़ता है कि रिजल्ट कहां पर हो रहा है। तो उधर से डिपार्टमेंट ने भेजा कि आपने जो यहाँ पर लिखा है 1,10,000 रुपया, ये सही है, मतलब कि 1,10,000 का टैक्स बनता है वो सही है, और हमने जमा भी कर दिया, 1,00,000 यहाँ जमा किया और 10,000 यहाँ जमा कर दिया। तो उन्होंने ओके कर दिया। ओके कर दिया तो क्या करेंगे, सारे अकाउंट को क्लोज करना पड़ता है। यहां से एडवांस टैक्स को डेबिट करेंगे 1,00,000 से, तो डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट कर दीजिए। प्रोविजन जो देखिए क्रेडिट, यहाँ से डेबिट कर लीजिए, और सेल्फ असेसमेंट टैक्स डेबिट, उसको क्रेडिट कर लीजिए, काम खत्म है। यानी सारे अकाउंट क्लोज कर देना। जब डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ जाए तो सारे अकाउंट को आपको क्लोज कर देना है, ध्यान रखिएगा। एडवांस टैक्स डीआर को सीआर, प्रोविजन सीआर को डीआर, और सेल्फ असेसमेंट टैक्स को डीआर को सीआर करिए, डेटा फिनिश। तो फिर ध्यान रखिए, हर कंपनी के अंदर एडवांस टैक्स जमा होता है, उसकी एंट्री रट्टा मार लो, काम खत्म। थोड़ा तो एंट्री करना है, एडवांस टैक्स डेबिट, बैंक क्रेडिट, एडवांस में ले लीजिए। फिर साल के एंड में ऑडिटर ने जो टैक्स बताएगा उससे एंट्री करनी है, इनकम टैक्स डेबिट खर्चे के रूप में, इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उसके अगेंस्ट में खड़ा करिए प्रोविजन। प्रोविजन इसलिए खड़ा कर रहा हूं क्योंकि मार्च में कैसे पता लगा सकते हैं कि कितना टैक्स बनेगा, इसीलिए खड़ा किया। बचा हुआ टैक्स पे करिए, सेल्फ असेसमेंट टैक्स डेबिट, बैंक क्रेडिट जब जमा करेंगे तो, और बाद में नोटिस का इंतजार करें, जब आ जाता है मेल पर तो कट पिट कर दीजिए। एडवांस टैक्स डीआर को सीआर, प्रोविजन सीआर को डीआर, और सेल्फ असेसमेंट टैक्स डीआर को सीआर, बस हो गया। ये बहुत छोटी सी एंट्री आपको करनी पड़ेगी। ये एग्जाम्पल 1 था, कोई क्वेश्चन पुट अप करें? नहीं। अब हो सकता है एग्जाम्पल 2 दे रहा हूं, कुछ केसेस अलग भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूं कि एडवांस टैक्स 1,00,000 जमा किया, ठीक है जी, 1,00,000 जमा किया, उसकी तो एंट्री पास हो गई। लेकिन 2021 के अंदर ऑडिटर ने बोला कि आपका टैक्स बनता है मात्र 95,000 रुपया। अरे भाई 95 बनता है, हमने तो प्रोविजन खड़ा कर दिया था 1,00,000 का, ऐसे अंदाज में। तो क्या करना है, पहले काटिए, मतलब डिलीट करिए, और 95,000 रुपये डालिए, इसमें डाल दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, कोई एक्स्ट्रा टैक्स तो जमा ही नहीं करना पड़ रहा, जैसे यहाँ जमा करना पड़ रहा। तो अब इंतजार करेंगे इनकम टैक्स की नोटिस का। नोटिस आ गई, उसने बोला कि हाँ रियल में 95 ही बनता है। अच्छा जी, तो अब एडवांस टैक्स को कट मारिए, एडवांस टैक्स डीआर को शेयर कर दीजिए, यहाँ पर देख रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो देख रहे हैं प्रोविजन वाली एंट्री, जो आप देख रहे हैं, जो हमने खड़ा किया था यहाँ पर सीआर, उसको डीआर कर दीजिए। यानी एडवांस टैक्स को सीआर, प्रोविजन को डीआर कर दें। और साथ ही साथ 5,000 का रिफंडेबल बनता था, पहले ही पता था आपको मिलेगा, तो इनकम टैक्स रिफंडेबल को आप डेबिट कर दीजिए। यानी एडवांस टैक्स कट मारिए, डीआर को सीआर, प्रोविजन सीआर को डीआर, और इनकम टैक्स रिफंडेबल को डीआर कर दीजिए, कट मार दिए। अब इनके 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट आ जाती है, कि जब मेल पर आता है नोटिस उसके 7 दिन लगते हैं। 7 दिन अंदर जैसे आता है इनकम टैक्स रिफंडेबल को कर दें सीआर, ये देखिए, और बैंक में पैसा आ जाएगा तो बैंक को डेबिट कर लीजिए। इस प्रकार से कभी रिफंड का पैसा आता है, रिफंड की एंट्री होती है, तो ऐसा होता है। यानी 2 केस बताया, इसमें आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना को बोला, इसमें ऊपर से रिफंडेबल बोला। 2 केसेस बताएं, कोई केसेस पूछिए। यहाँ भी सेम है, यानी प्रोविजन घर पे अगर आराम से गेट बन करके 1 घंटा अगर देख लिया ना, तो समझिए लाइफ में प्रोविजन की कोई पंगा नहीं आने वाला, और बहुत ही स्मार्ट आप अकाउंटेंट बन जाएंगे। थोड़ा ध्यान रखिए। तीसरा एग्जांपल लेता हूं आपको, तीसरा प्रोविजन खड़ा कैसे हो सकता है। देखिए 1,00,000 रुपए हमने टैक्स जमा किया एडवांस में, चलो ठीक है जी, हमने कर दिया। 2021 खत्म हो गया, 1,10,000 रुपए का ऑडिटिंग का हुआ। अच्छा हाँ हुआ, ठीक है, और सब कुछ हुआ, मतलब जो पहले केसेस था ना सब हुआ। लेकिन ऑडिटर ने उधर से, डिपार्टमेंट ने 2,000 रुपए एक्स्ट्रा भेज दिया, बोला कि भाई नोटिस आ गई 2,000 एक्स्ट्रा का, 1,12,000 का भेज दिया उधर से, पंगा हो गया। तो पहले जो आप देख रहे होंगे 10 जो काट पीट कर दीजिए, एडवांस टैक्स डीआर को सीआर, प्रोविजन सब कर दीजिए, कट पीट करके। 2,000 एक्स्ट्रा बना है,
उसके लिए आप पीएल एडजस्टमेंट को डेबिट करके और इनकम टैक्स पेबल खड़ा करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? तो सुनिए, ये जो एक्सपेंसेस 2000 एक्स्ट्रा बने हैं वो तो पिछले साल की बनी, तो पिछले साल के एक्सपेंसेस को इस साल बुक करने के लिए, क्योंकि पीएल अकाउंट बना गया ना, आईटीआर चली गई, तो पिछले साल तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, खर्चे में डाल नहीं सकते हैं, तो एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। तो पीएल एडजस्टमेंट को डेबिट करिएगा खर्चे में, इसके लिए बनाइए नया ग्रुप, और इसके बाद इनकम टैक्स पेबल को शेयर कर दीजिए और सरकार को देने के लिए इनकम टैक्स पेबल को डीआर करें और बैंक क्रेडिट कर दें। ये भी केसेस बहुत ही कम होते हैं, बट होते हैं। यानी डिपार्टमेंट ने आपके सीए को नोटिस को भी मतलब नजरअंदाज करके एक्स्ट्रा टैक्स भेज दिया है। तो यही कहानी और कुछ भी कहानी। तो ये 3 कहानी से लेकर के हमने बनाया प्रोविजन। कुछ सवाल खड़ा करिए, हो सकता है कि आज को दिमाग में ना चल रहा हो, बट इसको देखिएगा तो हो सकता है कोई और केसेस नजर आए आपको। सर हाँ जी, जैसे आपने बताया सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है करंट एसेट्स के अंदर आता है, बिल्कुल ये बिल्कुल। थोड़ा सा समझ में नहीं आया मेरे को सर, ये कैसे मतलब? हाँ, ये कैसे? देखिए क्या हुआ है, बस सुनो बताते हैं। देखिए मकसद है, जरा समझिए इसको, एंट्री को मारो गोली, पहले ऐसा समझते हैं। देखिए पहले पहले क्या हुआ, सन 2020-21 के अंदर हमने एडवांस टैक्स जमा किया। ये समझ में आ रहा होगा, एडवांस जमा किया 1 लाख रुपया। यस सर। आपको क्या लग रहा है, बैंक तो कम हो गया, बैलेंस शीट में चला गया, और जो हमने एडवांस टैक्स जमा किया उसको क्या लगता है कहाँ रखना चाहिए हमें? मतलब वो कहाँ का पार्ट होना चाहिए, पीएल का या बैलेंस शीट का? क्या लगता है कहाँ रहना चाहिए? जो एडवांस टैक्स किया है सर वो हाँ जी, हाँ एसेट्स का होगा ना? जी। कहाँ पे? एडवांस टैक्स तो एसेट्स में होगा ना, असेट लोन में में, एडवांस बिल्कुल में। असेट में, तो हमने रखा है असेट में अंदर, मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है ना, रख दिया। इसके बाद 31 मार्च को हमने एडजस्टमेंट किया। एडजस्टमेंट कंट्री में क्या किया था, खर्चे बढ़ाऊंगा, इनकम टैक्स डेबिट करूंगा 1,10,000 से, यस सर। तो वो 1,10 खर्चा बढ़ गया, हमारा एक्सपेंस में चला गया, और यस सर। उसके अगेंस्ट में खड़ा किया प्रोविजन, यहाँ आ गया 1,10,000 रुपया, लायबिलिटी खड़ी हो गई 31 मार्च को, ठीक। लेकिन ऑडिटर ने बोला कि भैया आपको 10,000 रुपया और टैक्स जमा करना है, क्योंकि आपने एडवांस में सिर्फ 10,000 ही टैक्स जमा किया था यहाँ पर, यानी यहाँ पर तो 10,000 भरे ना आपने केवल, यस सर। जबकि उसके सामने में कितना लिख दिया आपने, 1,10,000। तो बोथ साइड इक्वल करने के लिए आपको 10,000 रुपीज जो हम डेबिट कर रहे हैं, डेबिट दो ही बातें होती हैं, या तो एक्सपेंसेस होता है या सेट होता है। एक्सपेंसेस में ऑलरेडी आपने 1,10,000 रुपये भर दिया, तो बाकी के 10,000 पे करोगे, उसको रखो कहाँ, डेबिट में क्या करोगे, दैट इज द करंट एसेट्स। यानी 10,000 यहाँ गया, 1,00,000 यहाँ गया, 1,10,000 यहाँ गया, तीनों खड़ा है। इसके बाद जैसे ही नोटिस आएगा तीनों मर जाएगा, ये दो हो जाएंगे डीआर से सीआर, या सीआर से डीआर, फिनिश। समझे? हाँ सर, मतलब यहाँ पे जो बचा हुआ अमाउंट है उसे एडजस्टमेंट करने के लिए उसे करंट एसेट में डाल दिया। हाँ जी, क्योंकि आपको डेबिट करना है, और डेबिट दो ही चीज होती है, या तो या तो एक्सपेंसेस या तो असेट। और एक्सपेंसेस में ऑलरेडी बुक कर चुके हैं यहाँ पे 1,10,000 रुपए, तो वहां तो जा ही नहीं सकता है। और जी सर, वैसे आगे सर। वैसे भी पेमेंट कब कर रहे हैं, सितंबर 30 तारीख को, और सितंबर 30 तारीख को पेमेंट कर रहे हैं, वो एक्सपेंसेस में डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो फिर नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस में माना जाएगा, फिर तो दिक्कत है ना फिर, तो जी उसका और सर, कोई आगे उपाय सर। नहीं है, उसको असेट में रखना है, करंट असेट के अंदर, ठीक। और उससे उसे एडवांस बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एडवांस है नहीं, वो तो पिछले साल का टैक्स है ना। यस सर। और कोई कंफ्यूजन पूछे? जी सर। नहीं ना? नो सर। चलिए ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको 1 घंटा से ऊपर हो गया लगभग, अब हमने प्रोविजन ही बताया, यानी इतना इंपॉर्टेंट है। इस तरह से 1 घंटे तक उसका इंटरव्यू चला था प्रोविजन के ऊपर, इन्हीं समय पूछता चलेगा, ऐसा होगा तो वैसा, वैसा होगा तो क्या होगा, इस तरह से प्रोविजन का। तो अभी उसको देखिए, यूट्यूब पे भी आप देखिए, अगर 1 घंटे 2 घंटे लगाइए, प्रोविजन का और एंट्री वहां समझ में आएगी, और चीजें समझ में आएगा, तो आपकी और आंखें खुलेगी इसके अंदर, ठीक। अब हम चलते हैं लेकर के असेट साइड में, इधर क्लियर है तो असेट साइड में हम बात करते हैं। सुनिए, असेट साइड में पहला जो है आपका बनता है फिक्स असेट्स। सबको पता है कि कोई भी चीज हम परचेज करते हैं बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए, हम उसे बोलते हैं फिक्स असेट्स। जैसे बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, जमीन है, इनको बोलते हैं हम लोग, सिंपल। ये कोई भी चीज परचेज करते हैं बिजनेस में, हम उसे बोलते हैं फिक्स असेट्स, बिल्डिंग, कंप्यूटर, लैंड, कुछ भी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर उसकी वैल्यू 5,000 से कम की है तो वो असेट नहीं लेना है।
एग्जाम्पल, इसको आप फिलहाल में नजरअंदाज कर लीजिए, इसको हम नहीं कर रहे हैं। हुआ क्या, 16 अप्रैल को क्या हुआ, हमारे कंपनी के अंदर एक प्रिंटर खरीदी गई। पहली बार प्रिंटर आ रहा है हमारे कंपनी के अंदर 16 अप्रैल 2020 में। 3500 रुपए के वैल्यू की प्रिंटर आ रही है। प्रिंटर इस्तेमाल करने के लिए होता है, सबको पता है, दिमाग में लगता है कि फिक्स सेट्स होगा, लेकिन वैल्यू नजर आती है 3500 की, 5000 से नीचे। तो प्रिंटर का लीडर नहीं बनाना आपको, आपको बनाना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का बनाना है, और इसका ग्रुप लगाना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। ये करना है भाई, यानी 5000 से नीचे की वैल्यू की कोई संपत्ति बाय कर रहे हैं, यूज करने के लिए चीजें खरीद रहे हैं, तो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा। यही रवैया है, इसी कॉन्सेप्ट से कंपनी के अंदर एक बोतल खरीदते हैं, पानी पीने वाला बोतल खरीदते हैं, तो कहाँ डालते हैं, वो भी तो यूज के लिए खरीद रहे हैं, उसको क्यों नहीं बनाते संपत्ति? 200 रुपए का तो है, नहीं कर सकते हैं भाई। ऐसे तो बहुत सारा चीज हम खरीदते हैं, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 200 का कैल्सी आता है, एक कैलकुलेटर आता है ना, 500 रुपए का आता है, बढ़िया बना लीजिए, तो इसका तो बना देंगे, ऐसा नहीं कर सकते ना, हर कुछ यूज पे होते। बट अगर उसकी वैल्यू टोटल मिला करके 5000 से ऊपर चली जाए, तब वो संपत्ति काउंटेबल चार्ज हो जाता है। अब हुआ क्या, 16 अप्रैल को तो एंट्री हो गई, चलो ठीक है। अब 12 नवंबर को एक और प्रिंटर की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि दूसरा टेबल है उसके ऊपर प्रिंटिंग में दिक्कत आ रही है। तो बॉस ने बोला कि यार ज्यादा महंगा मत लो, ऐसे ले ले 2-3 हजार, कभी कभी वाला होता है। तो 2000 के प्रिंटर फिर बाय किया, और साल हो रहा है उसी साल, अप्रैल से नवंबर, इसका मतलब 20-21 हो रहा है। तो एक ही साल के अंदर एक ही ग्रुप का संपत्ति 5000 से क्रॉस करने वाला है। तो अब पहले वाले एंट्री को ही बदलना पड़ेगा, यानी पहले वाला की एंट्री को भी करना पड़ेगा आपको, प्रिंटर करना पड़ेगा अंडर फिक्स सेट्स, और दूसरे वाला के भी प्रिंटर के साथ ही आपको, मतलब वही दो एंट्री आपको करनी पड़ेगी। दैट मीन्स फिक्स सेट्स में कन्वर्ट होगा। अब बोलेंगे एडजस्टमेंट एंट्री क्यों नहीं किया? अरे भाई एडजस्टमेंट एंट्री तो तब करते हैं ना साल खत्म होगा, साल के अंदर है, करना क्या है, जो लेजर का नाम हमने बदल दिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का था डेबिट, वो हम कर दिया प्रिंटर का डेबिट, बस काम इतना ही तो करना है, थोड़ा ना कुछ करना है। तो मतलब समझिए कॉन्सेप्ट को, कि अगर आपको ट्रैप कर जा रहा है इंटरव्यू के अंदर, कि बार बार कह रहा है कि देखो एक इस्तेमाल करने के लिए एक चीज खरीदी, तो आपको इस्तेमाल करने के लिए इतने बार बोलेगा, लगता है फिक्स सेट से दिमाग तैयार हो चुका है कि फिक्स सेट हमारा। अब बोला कि प्रिंटर खरीदा आपने इस्तेमाल करने के लिए, तो उसका एंट्री पूछ रहा हूं मैं, 2-3 बार बोलेगा, आपको दिमाग में सेट हो गया कि एसेट से, लेकिन अमाउंट बोल दिया 3500 रुपए का, चलो मान लो एकदम 3500 रुपए, दिमाग अमाउंट पे जाता नहीं है हमारा, क्योंकि ट्रैप कर चुका है पहले वो इतनी बार बोल बोल करके। तो सिंपल प्रिंटर डेबिट करके और बैंक के क्रेडिट करते हैं अंडर फिक्स सेट्स, बोलते हैं सर कितने का है, कितने का, बाद में पूछता हूँ हम लोग, तो बोला हाँ 3500 रुपए का है, तो 3500 रुपए, हाँ सर 3500 रुपए से डन, गलत। तो ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ट्रैपिंग चलती है, और ट्रैपिंग शुरू वाले जॉब में नहीं चलता है, ट्रैपिंग चलता है 40,000, 45,000, 50,000 के जॉब में जाएंगे तो ट्रैपिंग चालू हो जाता है, क्योंकि आपको देखना चाहता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये इसको ध्यान रखिएगा जरा। चलिए, इसमें कोई सवाल ही नहीं है भाई, जो देखना था दिखा दिया मैंने। अब सेकेंड ग्रुप है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कोई भी ऐसी चीज बाय किया, खरीदा, जिसको आपको कंपनी के अंदर यूज नहीं करना है। हाँ, कहीं किराए पर दे दिया वो हो सकता है, बट यूज नहीं करना है, और नहीं आपकी ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग मतलब उसको बेचना भी नहीं है ट्रेड की तरह कि हाँ आया है तो तुरंत बेचना है, हाँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पे एक लॉन्ग टर्म में बेचना होगा, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट कराएगा। वो कुछ भी हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, जमीन हो सकता है, आप कुछ भी आप बाय करिएगा, कंपनी का शेयर्स हो सकते हैं, दूसरी कंपनी का शेयर्स बाय कर सकते हैं, यानी ऐसे चीज खरीद रहे हैं जिसके फ्यूचर में आपको सेल आउट करना है एक ग्रोथ होने पर। ट्रेडिंग की तरह नहीं करना है कि आया तुरंत बेच दिया, या उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो आमतौर पे यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ भी लोग ट्रैप हो जाते हैं आराम से। अब सोचते हैं, अब जैसे मान के चलिए आपसे पूछा कि भाई हमारी कंपनी ने एक बिल्डिंग खरीदी, एक बिल्डिंग परचेज किया, कितने का है, तो 20 लाख रुपए का, क्या एंट्री करोगे? अब ये नहीं पूछता हूं कि यूज करने के लिए या इन्वेस्टमेंट है या बेचा है, कुछ नहीं, बिल्डिंग खरीदा। अब हम बोल देते हैं जनरली बिल्डिंग डेबिट कर देंगे सर फिक्स एसेट्स में, और बैंक क्रेडिट जनरली दिमाग में ही चलता है, बट नहीं, आप क्लियर कट बोलिए
कि सर आप एक कंपनी करती क्या, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, क्या रियल एस्टेट का है, प्रॉपर्टी डीलर है क्या, अगर डीलर है तो आपका गुड्स है, परचेज है। अगर जो बिल्डिंग खरीदी गई है उसी बिल्डिंग में हमारी कंपनी चल रही है तो फिक्स एसेट्स है, क्योंकि इस्तेमाल हो रहा है। और अगर बिल्डिंग खरीद करके इस्तेमाल खुद नहीं कर रहे हैं, ठीक है, किराया लगा दिया, तो वो इन्वेस्टमेंट है। तो आपको एक संपत्ति के 3 जवाब आपको ढूंढने पड़ेंगे, उनसे पूछिए क्या वो गुड्स है, स्टॉक है तो परचेज, अगर असेट्स है तो फिक्स एसेट्स यूज वाला, और अगर यूज नहीं किया तो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो मैं पूछूं फिर, चलो। एक कार खरीदी, आपका इंटरव्यू चल रहा है, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, कार परचेज किया है 5 लाख का बैंक के थ्रू से, क्या क्या करेंगे, ग्रुप क्या करेंगे, एंट्री क्या करेंगे? आप बताओ क्यों खरीदेगा, क्यों खरीदा? मतलब किस आपने, मतलब आपका चलिए मैं business तीन टाइप की बात करते हैं। ठीक है, मेरा ट्रेडिंग नहीं है, ट्रेडिंग नहीं है। हाँ ट्रेडिंग नहीं, मतलब उसका बेचना, हमारा शोरूम नहीं है कोई, हाँ, तो क्या हो सकता है? मतलब बिजनेस में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ मैं उसका, तो आपकी फिक्स एसेट हुई वो, क्या इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट की हुई, आप अपने उसके लिए यूज कर रहे हो ना। नहीं, यूज ही नहीं कर रहा हूँ ना, मतलब क्यों क्यों इन्वेस्टमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। हो सकता है ना। देखिए ये दुनिया के पहली हैं महिला सर, जो कि कार एक कार खरीद करके इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखेंगे, ताकि ये 5 लाख की कार अगले 2 साल में 8 लाख की हो जाए। ट्रैप हो गया ना, देखा? यूज नहीं, कोई भी कार, कोई भी इंसान कार इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदता है क्या कोई? सर आपने एक वो मैंने एग्जाम्पल बोला ना, दिया था, ट्रैप हो जाओ। पहले दिया था कि अगर एक मैंने कार खरीदी है, ठीक है, और जो शादी वगैरह में लगा देते हैं तो वो हमारी वो तो investment होगी। हमारा वो तो फिक्स सेट हो गया ना, क्योंकि बिजनेस में उसे यूज कर रहे हैं। उसका बिजनेस हो गया ऐसे ही। तो वो तो पर्सनल चीज है ना, पर्सनल का तो अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं हम, तो कह रहे हैं कि भी ये कंपनी के अंदर खरीदी गई है। अच्छा। तो सिंपल सी बात है कि मैं कह रहा हूँ कि हर कुछ 3 बातें हो सकती हैं, बट संभव नहीं है। समझ रहे, ट्रैप कर गया, देखा ना। कार 2 ही हो सकते हैं, यदि शोरूम में बैठे हैं तो वो कार गुड्स से परचेज है, और कार अगर कंपनी में जैसा होता है तो फिक्स एसेट्स हो सकता है। इन्वेस्टमेंट तो नेवर, हो ही नहीं सकता है। कौन इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीदा कार? नहीं खरीद सकता, बढ़ नहीं सकता। आज खरीदा 25% डाउन हो जाता है भैया, है ना। चलिए अब क्लियर है, अब ट्रैप नहीं होगा, पक्का? चलो ठीक है। हमारी कंपनी ने गोल्ड खरीदा, सोना। सोना हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे गोल्ड खरीदा तो गोल्ड क्या भाई, तीनों बताइए, क्या परचेज हो सकता है? अगर सुना रहे तो परचेज हाँ होगा। हाँ ठीक है, और अगर यूज अगर करेंगे तो फिक्स्ड होगा। नहीं, क्यों? गोल्ड हमारी इन्वेस्टमेंट ही होती है। नहीं, जब वही रट्टा वाली बात है कि बिल्डिंग तो फिक्स एसेट से होता है भाई, जब फिक्स एसेट कैसे होगा? हम नहीं फिक्स प्राइसेस गिरते और बढ़ते रहते हैं ना। वो तो ठीक है, मतलब जाकर मान चलिए कि अगर सोना का कोई सामान खरीदा तो फिक्स्ड हो सकता, नहीं हो सकता, ये पूछ रहा हूँ। यार मजा आ रहा है। वो नहीं हो सकता सर। नहीं हो सकता, क्योंकि फिक्स एसेट्स सोना नहीं हो सकता। सोने की चीज जो खरीद रहे हैं वो कैसे हो सकता है? क्योंकि कोई भी ऐसा कंपनी, इंसान सोने को खरीद करके उसको यूज करे, वो नहीं हो सकता ना उसके। वैसे जैसे कार इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, वैसे गोल्ड हमारी फिक्स एसेट नहीं हो सकता। ठीक, चलिए ट्रैप नहीं होंगे, अगले बार पूछूं। हमारी कंपनी ने फर्नीचर खरीदी, फर्नीचर क्या परचेज हो सकता है? हाँ। अच्छा, क्योंकि उसका व्यापार कर रहे हैं, अगर व्यापार करेगा तो क्या फिक्स एसेट हो सकता है? ये हमारी फिक्स एसेट ही होगी, ये हमारी नहीं इन्वेस्टमेंट हो सकती है, नहीं हो सकती, मतलब दोनों हम पूछ रहे हैं ना, हो सकता है, हाँ, हो सकता हमारी फिक्स एसेट हो सकती इन्वेस्टमेंट हो सकता है, हो सकता है नहीं, नहीं हो सकता, ये हो सकता है, नहीं उसका इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चंस। हमारी कंपनी ने जमीन खरीदी, सिर्फ जमीन, क्या परचेज हो सकता है? हाँ, अगर उसका हाँ रियल एस्टेट का काम है तो ठीक है। तो क्या फिक्स एसेट्स हो सकता है? जमीन हाँ, अगर उस पर कुछ कर नहीं रहे तो हमारी एसेट है। अगर वो मैं कह रहा हूँ फिक्स हो सकता, नहीं हो सकता कंपनी? हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि सर हमने उस पर कुछ कर नहीं रहे, मतलब हमने एक खरीद के रख लिया, खरीद के रखा है ना, रखा है हाँ। तो सर हमारी एसेट होता है, कभी जरूरत पड़े नहीं, असेट तो मैं तो कह ही रहा हूँ भाई, इन्वेस्टमेंट भी असेट है, असेट ही घर में आ रहा है ना।
वो तो हम कह ही रहे हैं, लेकिन हमारे फिक्स invest- एसेट्स हो सकता नहीं हो सकता? फिक्स इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। अच्छा, फिक्स एसेट्स हो सकता है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। अच्छा, सर दोनों ही हो सकता है। मतलब दोनों हो सकता है। अच्छा, ये कह रहे हैं सर दोनों। फिक्स एसेट हो सकता है, जैसे कि हम वैसे पार्किंग वगैरह हम मतलब वहाँ पे चालू करवाते हैं, जैसे अपनी कंपनी का एक ये पार्किंग, तरीका हो सकता है। अगर या अगर फिर गोडाउन अगर- वगैरह बिल्कुल बना सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, अगर आप पार्किंग की तरफ सोचिए, पार्किंग अगर करा उस जमीन को के ऊपर, तो फिक्स्ड हो सकता है ना। फिक्स्ड का क्या डेफिनेशन है? खरीद करके यूज करना। यूज करना। और इन्वेस्टमेंट तो सब कोई करता है, आप करो नहीं हो सकता। हर एक इंसान करता है जमीन करके। फंसा दिया ना। पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसे पढ़ाई कोई काम नहीं देगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड काम देगा। ध्यान अच्छा, रखिएगा। अगर मतलब हमने जमीन खरीदी और उस पे मतलब किसी को बना के छोड़ दिया, तो वो हमारी तो इन्वेस्टमेंट हो गई। वो हमारी फिक्स फिक्स नहीं, क्योंकि आपकी कंपनी इस्तेमाल नहीं कर रही ना। कोई और कर रहा है। हमारी जैसे हमने जमीन खरीदी, हमारी कंपनी जमीन खरीदी, और हमारी कंपनी को पार्किंग नहीं चाहिए, किसी को दे दिया, बोला कि सर खाली पड़ा मुझे दे दो किराए पे, तो वो ले ले भाई, वो पार्किंग कर रहा है, तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट है। बट हमारी कंपनी पार्क कर रही है, पार्किंग कर रही है, तो फिक्स है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो फिक्स है, कोई और कोई तो नहीं। हाँ, ठीक है, तो ये ट्रैपिंग है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिमाग खोल कर रखिएगा तो बेटर होगा। चलिए अब आगे चलते हैं लेकर के। आमतौर पे यहाँ फंसते हैं लोग, तो मैं बता दिया, और यहाँ पर भी क्लियर है। अब थर्ड बात करते हैं करंट एसेट्स की तरफ। करंट एसेट्स समझते हैं कि कोई भी एसेट्स जो एक साल के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाए पैसों में, जैसे रेंट रिसीवेबल, टीडीएस रिसीवेबल, इनकम टैक्स रिफंडेबल, ये सभी एक साल के अंदर अंदर ही पेमेंट आ जाती है। जैसे आपने देखा कि कोई रेंट अगर बाकी चल रहा है, मतलब मान लीजिए मकान मालिक हैं आप, और 10,000 रुपये किराया आना है किसी महीने में और अभी आया नहीं है, तो क्या करेंगे? रेंटल इनकम क्रेडिट कर लीजिए। आना है ना भाई, एक महीना पूरा हो गया, इनकम क्रेडिट हो गया, और आना है तो रेंट रिसीवेबल को डेबिट कर लीजिए, बस हो गया। यानी रेंटल इनकम डेबिट, क्रेडिट, और रेंट रिसीवेबल डेबिट। इसके जगह पर, रिसीवेबल की जगह पर आप मकान मालिक का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर मकान मालिक का नाम XYZ है, कुछ भी है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं। ये यहाँ पर एक मिनट, हाँ, ये मकान मालिक बोल रहा हूँ, जो किराएदार है ना, उसका नाम लिख सकते हो ना, क्योंकि डेबिट हो रहा है ना यहाँ पर। ठीक, और एक ध्यान रखिएगा, कोई भी इनकम जो हमने कमा लिया और अभी तक आया नहीं, हम उसे बोलते हैं अक्रूड इनकम, ACCRUED। ये पूछ बैठते हैं कभी कभी इंटरव्यू में। या हम कह सकते हैं इनकम आउटस्टैंडिंग, यानी इनकम अभी आना है, या बोले एक्रूड इनकम, एक ही बात है, एक्रूड इनकम बोले, इनकम आउटस्टैंडिंग बोले, ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये थी आपकी करंट एसेट्स का एक पार्ट जो हमने यूज किया यहाँ पर। डेटर तो ऑलरेडी पता ही है, इतना माल बेचा है तो डेटर यूज होता ही है, जिसको माल बेचोगे डेटर खड़ा करोगे। ठीक, वो कोई भी हो सकता है। कैश के ग्रुप कैश इन हैंड होता है, बैंक का ग्रुप बैंक अकाउंट होता है। डिपॉजिट एसेट्स के बारे में सुनिए। अगर आपने कोई गिरवी रखी कहीं पे, तो उसको डिपॉजिट में, जैसे आपने एक मकान लिया रेंट पर, मतलब कंपनी ने मकान लिया रेंट पर, तो सिक्योरिटी देना पड़ता है पहले, तो वो बैंक क्रेडिट हो गया, और रेंट सिक्योरिटी को डेबिट करेंगे अंडर ग्रुप डिपॉजिट एसेट्स में। तो कोई भी, जैसे मान के चलिए लोन लिया, लोन के लिए सिक्योरिटी रखी, तो जो सिक्योरिटी लेजर है ना, उसको ग्रुप रखेंगे डिपॉजिट एसेट्स के अंदर। ठीक, तो ये एक खास चीज है जो आप ध्यान रखिए। इसके एग्जांपल मैंने दिया इसको ऑलरेडी। लोन एडवांस वाले ऑलरेडी हम अभी बार हम अभी एग्जांपल दिए हैं। तो कैश, जैसे एडवांस किसी को दिया तो एडवांस को डेबिट करके कैश क्रेडिट करेंगे। डायरेक्टर को लोन दिया तो लोन टू डायरेक्टर ए को डेबिट करेंगे, कैश क्रेडिट करेंगे, ऐसा देख रहे हैं। और स्टॉक के लिए ग्रुप कोई होता नहीं है, स्टॉक अपने आप बनते रहते हैं, ऑटोमेटिकली बनते रहता है। तो लोन एडवांस एसेट को देख लीजिए फिर से, कि कैश अगर आप दे रहे हैं किसी को एडवांस में, तो सारे एडवांस डेबिट करके कैश क्रेडिट करेंगे। और लोन टू डायरेक्टर का लोन दे रहे हैं, तो लोन टू डायरेक्टर ए को डेबिट करके और कैश क्रेडिट करेंगे अनसिक्योर्ड लोन में, ये सॉरी मतलब लोन एडवांस एसेट्स में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि लास्ट ग्रुप जो हमारा रह गया है वो आज नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। तो आज इंपॉर्टेंट पार्ट बहुत सारा कुछ पढ़ा दिया, आप इसको घर पे जाके देखिए और फिर उसके बाद इसको आप करें। ठीक है, कोई क्वेश्चन है रोशन, कर सकते हैं आप। यस सर, मेरे को ये पूछना है, जैसे आपने वो प्रिंटिंग वाला बताया था, हाँ तो आपने बताया था कि एक साल के अंदर लेंगे तब तो हम कोई एडजस्टमेंट की एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ऐसा भी हो सकता है कि अभी फरवरी चल रहा है हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल आगे बिल्कुल जाके बिल्कुल। अगर दूसरा लिया देखिए, अगले साल में। बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूँ। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इस चीज को 16 अप्रैल लिखा और यहाँ हम 12 फरवरी कर देते हैं, मतलब 12 सॉरी ये कर लेता हूँ, नेक्स्ट ईयर का दे सर। अप्रैल कर लेते हैं, तो चला गया 21 में,
ऐसा कर लेते हैं ना। यस सर, यस सर। तो ये भी होगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और ये भी होगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, क्योंकि एक बार लेजर खत्म हो गया, मार्च खत्म हो गया, इसके बाद नया हो रहा है जन्म, तो ये होगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में। समझ रहे हैं? एक साल के अंदर अंदर अगर वैल्यू जुड़ जाता है मतलब 5,000 से ऊपर, तो ये एसेट में कन्वर्ट होगा। अगर हम हर साल जोड़ते रहें, अगर सुनिए एक मिनट, अगर हर साल जोड़ते रहें, फिर तो पता चला कि जो बोतल खरीदते हैं 200-200 रुपए का, वही भर भर के हो जाएगा, मतलब 5 साल 10 साल में 5,000 से ऊपर। तो ऐसा नहीं करेंगे ना। एक साल के अंदर अंदर अगर वो आइटम मिल करके अगर फिक्स सेट मतलब 5,000 से ऊपर चला गया तो मानेंगे फिक्स सेट, नहीं मानेंगे। ओके, ठीक है सर, क्लियर हो गया। हाँ क्लियर हो गया ना, क्योंकि अगर ऐसे होता तो हर आइटम जुड़ता है 10 साल में, तो हर चीज 5,000 से ऊपर चली जाएगी, है ना। ठीक, और कुछ? नो सर, अब नहीं। चलिए ठीक है, तो अभी रखते हैं। ओके।